गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने अपनी पिछली क्लास में आपके साथ बात कर ली थी। उम्मीद करता हूं आप सभी ने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लिया होगा और डाउनलोड करने के बाद में आज हम उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के साथ साथ जब हम चलते हैं तो हम सबसे पहले आज की क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से बैंक के ओपनिंग बैलेंस को हम अपने लेजर में लिखने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ और ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे और साथ में सीखेंगे बैंक को कैसे मिलान किया जाता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। मतलब जो बैंक स्टेटमेंट हमको दी गई है उस बैंक स्टेटमेंट का मिलान अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, मतलब मेरे बैंक अकाउंट के साथ। तो इसी प्रक्रिया को, ये जो मिलान करने की प्रक्रिया है बैंक की स्टेटमेंट का अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक का रिकंसिलिएशन करना भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज की ये क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप बहुत ध्यान से इस क्लास को देखें क्योंकि इस क्लास के साथ में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें आपको बता देंगे कि इन चीजों को करने से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पर। क्योंकि जैसे जैसे हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को चढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी एंट्रीज बुक्स में बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारे पास में कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनके बैलेंस अपने आप ही डेबिट खड़े हो रहे हैं और कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनके बैलेंस क्रेडिट खड़े हो रहे हैं। हो सकता है हमने उन लोगों को बिल रेज ना किए हों, हो सकता है उन सप्लायर्स के इनवॉइसेस अभी हमारी किताबों में ना चढ़ पाए हों, जिसकी वजह से कुछ पार्टीज अपने आप ही हमारे बैंक स्टेटमेंट के चढ़ जाने से खड़ी होती जा रही हैं। जैसा कि हम आपको पिछली क्लासेस में भी बताते आ रहे हैं कि जब भी हम लेजर का क्रिएशन करते हैं तो लेजर का क्रिएशन करते वक्त हमें यह देखना जरूरी होता है कि उस लेजर की नियति क्या है। मतलब उस लेजर को हम कहां पर दिखाने वाले हैं, वो लेजर बैलेंस शीट का है या वो लेजर P&L अकाउंट का है। तो पार्टीज के जो लेजर होते हैं मोस्टली बैलेंस शीट में जाते हैं अगर वो क्लोज ना हुए हो तो यहां पर आज हम बहुत सारी पार्टीज के लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उन लेजर पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन लेजर्स का निपटारा किया जाएगा। क्योंकि जब हम बैंक की ट्रांजैक्शन चढ़ा रहे हैं तो वहां पर दो ही बातें आ रही हैं, या तो किसी पर्सन से मेरे पास में पैसा आया या तो किसी पर्सन को मैंने पैसा दिया। मतलब या तो मैंने पेमेंट किया या तो मैंने रिसीट किया तो किसी पर्सन से, किसी फर्म से, किसी संस्था से या किसी कंपनी से। तो ये जो लेजर क्रिएट हो रहे हैं, इन लेजर्स को, ये क्यों लेजर बन रहे हैं, क्यों मैंने इनसे पैसा रिसीव किया, क्यों मैंने इनको पैसे का पेमेंट किया, तो ये क्यों का जवाब भी हमारे पास में होना जरूरी है। क्योंकि इस क्यों के लिए ही एक सेकंड एंट्री बनने वाली है, या तो सेल की एंट्री या तो परचेज की एंट्री। तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये पेमेंट क्यों आ रहा है, ये पेमेंट क्यों जा रहा है। तो इस बैंक स्टेटमेंट में जो हमने कल आपको ओबीसी की स्टेटमेंट दिखाई थी, उस स्टेटमेंट को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे आज ओबीसी के ओपनिंग बैलेंस के साथ। मतलब आज उन्हीं एंट्रीज में हम अपने ओबीसी का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। हम सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर बैंक स्टेटमेंट के साथ हम लोग देखने वाले हैं अपने टैली पर, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस बैंक अकाउंट को जहां पर हम उसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने वाले हैं। ये देखिए, ये वही बैंक स्टेटमेंट है जिस बैंक स्टेटमेंट को हम अपनी कल की क्लास में भी चढ़ा रही थी। तो इस बैंक स्टेटमेंट को जब हम चढ़ाने जा रहे हैं तो इस बैंक स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, इस बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब इन बैलेंसेस को चढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा उस बैंक का क्या कोई ओपनिंग बैलेंस भी था। तो आइए इस स्टेटमेंट में हम पता करते हैं। 5 अगस्त 2019 को हमने अपनी पहली एंट्री बनाई थी 24,000 के कैश डिपॉजिट की। तो आइए इस एंट्री से हम पता करते हैं, जब हमने ये कैश डिपॉजिट किया था तो इस कैश डिपॉजिट करने के साथ साथ मेरे बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो बैलेंस हो गया था 47,736.31 पैसा। ये हमारे पास में बैलेंस हो गया था। अब ये बैलेंस कब हुआ, जब मैंने 24,000 इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे। इसका मतलब
इस बैंक अकाउंट में मेरे पास में अगर 24,000 डिपॉजिट ना हुए होते तो इसमें कितना बैलेंस होता, तो पता करते हैं। इस 47,000 में से माइनस कर दीजिए 24,000, तो बचते हैं 23,736.31। तो ये पैसा बचता है, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। इस ओपनिंग बैलेंस को लेकर के हम लोग चलेंगे अपने अकाउंट्स पर और वहां जाकर के इस ओपनिंग बैलेंस को डाल देंगे। तो चलिए टैली पर चलते हैं और टैली पर जाने के बाद में हम इस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो कहां से डालेंगे, हम अपने अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद वहां से अपने लेजर्स में जाएंगे। लेजर्स में जाएंगे तो वहां पर हमें आज अपने लेज़र को अल्टर करना है, मतलब चेंज करना है हमने अपने लेज़र में कुछ। तो आइए हम इस चेंज को कर लेते हैं अल्टर ऑप्शन में जाकर के, और वहाँ हमें मिलेगा हमारा ओबीसी अकाउंट। याद है कल हमने ओबीसी अकाउंट बनाया था अपने बैंक अकाउंट के अंतर्गत, तो हमें ओबीसी अकाउंट मिलने वाला है। तो इस ओबीसी अकाउंट के अंदर जाकर के हम अपने बैंक का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे। और कहाँ चढ़ाने वाले हैं ये ओपनिंग बैलेंस? ये ओपनिंग बैलेंस सबसे लास्ट में नीचे ओपनिंग बैलेंस का टैब दिया गया है, तो यहाँ पर हम ये बैलेंस चढ़ाने वाले हैं। कितना बैलेंस? 23,736.31 पैसा। देखो यही है ना, 47,736 में से माइनस करने हैं 24, क्योंकि इस 47 के अंदर ये 24,000 भी शामिल हैं। तो इन्हें हटा दो और इसके बाद जो पैसा बचा वही वो पैसा था जो पहले से मेरे पास में रखा हुआ है, क्योंकि पहले से रखा हुआ पैसा प्लस में ये 24,000 जो आ गए, ये दोनों मिला करके हमारे पास में अब बने हैं 47,000। तो पुराना पैसा कितना है मेरे पास में? 23,736.31 पैसा। तो ये वो पैसा है जो मुझे ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास में। चलिए ये ओपनिंग बैलेंस, अब ये मुझसे पूछा है ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट था या क्रेडिट था, बताइए। अगर मेरा बैंक में पॉजिटिव पैसा होता है, पॉजिटिव मतलब मेरा पैसा रखा हुआ है बैंक में, तो मैं बैंक को डेबिट करता हूं, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस होता है। और अगर बैंक ने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, ऑल्दो करंट अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, उसके लिए बैंक सीसी अकाउंट होते हैं, बैंक ओडी अकाउंट होते हैं, वहाँ से मुझे बैंक देता है ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बैंक में मेरा पैसा रखा हुआ है, तो जो पैसा मेरा रखा हुआ होता है बैंक में, उसका बैलेंस मेरी किताबों में डेबिट होता है। बैंक उसे क्रेडिट बैलेंस बना के रखता है और मैं उसे डेबिट बैलेंस बना के रखता हूं। हमने अपनी कल की क्लास में सीखा था कि बैंक मुझसे कुछ अपोजिट काम कर रहा है, वास्तव में अपोजिट काम नहीं कर रहा, वो मेरे अपोजिट साइड में खड़ा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूं तो बैंक मुझे क्रेडिट कर रहा है। अगर गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बैंक अपनी तरफ से बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो चलिए इस बैलेंस को हमने डेबिट बैलेंस बनाया, क्योंकि बैंक में हमारा पॉजिटिव बैलेंस है और इसको हम आगे लेकर चले। अब हमारे पास में ओबीसी में ओपनिंग बैलेंस डल चुका है। इसी तरीके से आप सभी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। वैसे तो हम आपको सेपरेट क्लास में एक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस लेकर के उससे आपको ओपनिंग बैलेंस डालने सिखाएंगे कि किस तरीके से एक रनिंग एंटिटी में जब हम ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं अगले साल के अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो किस प्रकार उन ओपनिंग बैलेंसेस को चढ़ाया जाता है। खैर ओपनिंग बैलेंस हमने चढ़ा दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के बाद अब हम कहाँ आने वाले हैं? अब हम आने वाले हैं अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आने के बाद ही हम लोग यहाँ से अपनी उन बाकी बची हुई ट्रांजैक्शन को करने वाले हैं जो ट्रांजैक्शन हमारी कल छूट गई थी। कौन सी ट्रांजैक्शन छूटी थी कल? तो आइए पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने 5 तारीख की एंट्री डाल दी थी, 7 तारीख की एंट्री डाल दी थी, और हमने यहाँ पर अभी कैश विड्रॉल तक की एंट्री चढ़ा दी थी। तो यहाँ तक की एंट्रियाँ हम कल चढ़ा चुके थे। तो चलिए इससे आगे की एंट्री चढ़ाने का आज वक्त आ गया है। हम कुछ और एंट्रियाँ चढ़ाते हैं और उन एंट्रियों को चढ़ाने के बाद हम अपना क्लोजिंग बैलेंस मैच करने वाले हैं कि हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके साथ? हम बात करने वाले हैं 8 तारीख में, 8 अगस्त में। 8 अगस्त में हमारे पास में कुछ
डेबिट साइड में पेमेंट नज़र आ रहे हैं, ये कुछ पेमेंट नज़र आ रहे हैं, 5 रुपये 45 पैसे 45 पैसे। बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज लगाया, 5 रुपीज़ का चार्ज लगाया और साथ में उसने CGST और SGST के भी मुझसे 45 पैसे काट लिए। तो इस तरीके से बैंक ने मुझ पर जो चार्ज लगाया वो 5 रुपये 90 पैसे का चार्ज लगाया। तो इन तीनों को मैं एक साथ एंट्री बना सकता हूँ, क्योंकि बैंक चार्ज की एंट्री है, तीनों को अलग अलग 45 पैसे की एंट्री बनाने से बेहतर है कि सबको कंसोलिडेट कर लेते हैं और एक इकट्ठी एंट्री बनाते हैं। तो इस इकट्ठी एंट्री को जब हम इकट्ठे बनाने जाएंगे तो 8 तारीख में हमें बैंक चार्ज की एंट्री पास करनी है। तो चलिए बैंक चार्ज की एंट्री पास करने चलते हैं। किसके अंदर बनेगी? बैंक से पेमेंट हो रहा है बैंक चार्ज का, तो इसका मतलब F5 में बनेगी एंट्री, F5 में एंट्री बनेगी। और किस डेट में बनेगी? एंट्री बनेगी 8 अगस्त में। 8 अगस्त ही है ना? हाँ जी, 8 में एंट्री बनेगी। तो 8 अगस्त में इस एंट्री को बनाया जाएगा। 8 अगस्त में एंट्री बनेगी बैंक चार्ज एक्सपेंसेस डेबिट, क्योंकि हर नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, तो ये एक्सपेंसेस भी डेबिट कर दिया जाएगा। तो बैंक चार्ज को डेबिट करने के लिए बैंक चार्ज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक चार्ज। और किसके अंदर बनेगा ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बनेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये बैंक चार्ज का लेजर क्रिएट हो जाएगा। चलिए, बैंक चार्ज कितना? 5 रुपये 90 पैसे से। और क्रेडिट किसको करूँगा? क्रेडिट करूँगा मैं अपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को। तो अपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा और इसकी नरेशन बना देंगे कि हमने बैंक चार्ज बैंक ने लगाया, बीइंग बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज लगाए गए, तो बैंक ने चार्ज लगा दिया 8 तारीख में, ये एंट्री हमने पास कर ली। अगली एंट्री पर चलते हैं। अगली एंट्री पर जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे, अब हम पहुंचे 12 तारीख में। 12 तारीख में 10,000 रुपये हमारे पास में आए हैं कहीं से। किससे आए हैं? नरेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और नरेशन को पढ़ते हैं तो पता चलता है मुझे कि राजीव प्रकाशम से पैसे आए हैं हमारे पास में। कितने पैसे आए हैं? 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये हमारे पास में राजीव से आए, तो हमें राजीव का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों आए? क्योंकि हमने उसे गुड्स सोल्ड किया होगा, तो वहाँ से ये पैसा हमारे पास आ रहा है। तो राजीव का लेजर किसके अंदर बनने वाला है? सन्ड्री डेटर से अंदर बनने वाला है। तो चलिए राजीव का लेजर बनाते हैं और ये पैसा हमारे पास आया है, मतलब मेरे बैंक में आया है, तो हम इसको रिसीट के अंदर डालने वाले हैं। तो बनाते हैं एक बार लेज़र। क्या बनाते हैं? राजीव का लेज़र बनाते हैं और ये किस तारीख में? 12 अगस्त में ये लेज़र तैयार होगा। तो राजीव का लेज़र बनाएंगे ओल्ड सी करके, राजीव ये लेज़र क्रिएट किया हमने। राजीव का लेज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर इस लेज़र को क्रिएट कर रहे हैं, सन्ड्री डेटर्स। और इसको हमने सन्ड्री डेटर्स में बनाया। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल अभी नो करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। तो ये लेज़र क्रिएट हो गया। कितना पैसा रिसीव हो रहा है मुझे राजीव से? 10,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। और क्रेडिट किसको करूंगा? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रेडिट करूंगा। ओरिएंटल बैंक को क्रेडिट करूंगा तो ओरिएंटल बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। और इसकी नरेशन लिख देंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजीव। कैश क्या? बैंक में पैसा आया है, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राजीव। तो राजीव से ये पैसा हमें रिसीव हुआ। चलिए 12 तारीख में ये एंट्री भी बनकर तैयार हो गई। उसके बाद में हम अगली एंट्री पर चलते हैं। अब 825 रुपये का ये पेमेंट हुआ है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमें समझ में नहीं आ रहा कि डिस्क्रिप्शन क्या है। 12 तारीख में 825 रुपये का ये पेमेंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ आइए, फरवरी लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है, देखो यहाँ बड़े छोटे छोटे से लेटर्स में लिखा हुआ है एयरटेल लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये टेलीफोन एक्सपेंसेस का पैसा पेमेंट किया गया है। ओहो, इस तरीके से छोटे छोटे क्लू से हमें पहचानना पड़ेगा कि हमने जो पेमेंट किया उसका सोर्स क्या था।
किस पर्पस के लिए मैंने पेमेंट किया, हमारे पास जो पैसा रिसीव हुआ उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो पैसा आया, तो ये सब चीज़ें हमें पता करनी पड़ेंगी। तो चलिए एक टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं 12 तारीख में, 12/8 में एक टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेज़र क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो एयरटेल नहीं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस ये लेज़र क्रिएट कर लेते हैं और ये किसके अंदर बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इस लेज़र को बनाया जाएगा। तो इस लेज़र को हमने क्रिएट कर लिया और कितने रुपए का पेमेंट किया हमने, 825 रुपये का पेमेंट किया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से पेमेंट किया। आपको बता दूं, अगर आपको किसी सोर्स या किसी भी पर्पस के बारे में पता नहीं चल रहा और बैंक की एंट्री आपको चढ़ानी है तो आप वहां सस्पेंस का यूज फॉर द टाइम बीइंग कर सकते हो, मतलब थोड़े समय के लिए सस्पेंस का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में उन्हें क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर उनका पर्पस क्या था। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है, इसलिए मैं इन्हें उन पर्टिकुलर हेड में भेज रहा हूं। और एक अच्छे अकाउंटेंट का यही धर्म होता है कि वो हर एक एक्सपेंसेस को जाने, पहचाने और फिर उसे उसके स्पेसिफाइड हेड में भेज दे। तो टेलीफोन चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस पेड कर दिए हमने 12 तारीख में। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं, हमने फिर 10,000 रुपीज़ का पेमेंट साइड में दिख रहे हैं 10,000 रुपये। लेकिन देखिए कल भी हमने आपको बताया था CWDR का मतलब क्या होता है, CWDR का मतलब होता है कैश विड्रॉल। तो कैश विड्रॉल किया 10,000 का, तो 10,000 का कैश निकाला 13 अगस्त को, तो 13 अगस्त को 10,000 का कैश विड्रॉ किया और ये एंट्री बनती है कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा में एंट्री बनेगी, क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट होगा OBC बैंक, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है 10,000 रुपये। और डेबिट कौन होगा, डेबिट कर देंगे हम लोग कैश को 10,000 रुपये से। याद करो कैश विड्रॉल की क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनती है कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल कर लिया मैंने, ये पैसा मैंने बैंक से निकाल लिया। और इसकी डेट हमने चेंज नहीं की है तो डेट चेंज कर लेते हैं, 13 अगस्त को हमने ये पैसा निकाला, तो 13 अगस्त को ये पैसा निकाल लिया। उसके बाद अब जो हमारे पास में एंट्री है 16 अगस्त की एंट्री है, इसमें 4,000 रुपये हमारे पास आए हैं। कहाँ से आए हैं, महेश लक्ष्मण सालुंक करके लिखा हुआ है, CA फीस आए हैं पैसे ये हमारे पास क्लाइंट से। तो खैर ये पैसा रिसीव हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन वो हैं जो कस्टमर अपने पेमेंट करते वक्त अपने यहाँ लिखते हैं रिमार्क, ये वही रिमार्क हैं। चलिए तो 16 तारीख को ये पैसा रिसीव हुआ, तो 16 तारीख को इसकी एंट्री बना लेते हैं। 16/8 में ये एंट्री बनाएंगे हम लोग और रिसीव हुआ है तो F6 में बनाएंगे। तो F6 में एंट्री बनेगी किससे, महेश लक्ष्मण से, महेश लक्ष्मण से। तो क्या बनाना है हमें, लेज़र क्रिएट करना है, महेश लक्ष्मण का लेज़र क्रिएट करना है। किसके अंदर बनाना है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर बनाना है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर बनाना है। चलिए ये लेज़र भी क्रिएट कर लिया हमने, कितना 4,000 का। और डेबिट कौन होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स डेबिट होगा, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को डेबिट कर देंगे। इस तरह से ये एंट्री भी बना ली। फटाफट एक एंट्री और हमारे पास बाकी है, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद एक एंट्री बैंक चार्ज की बाकी है 3,500 रुपीज़, ये भी सैलरी लिखा हुआ है, तो सैलरी में पेमेंट किया है हमने, तो सैलरी में इसका पेमेंट हमने किया है, तो इसको सैलरी में भेजते हैं 3,500 को। सैलरी का लेज़र हम कल ही क्रिएट कर चुके थे, तो आज इस लेज़र को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सैलरी को डेबिट कर दो 3,500 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और जिसको सैलरी दी उसका नाम यहाँ लिख सकते हो, सैलरी पेड टू, जिसको दी उसका नाम आप टाइप कर देना यहाँ। तो ये लेज़र क्रिएट हो जाएगा। और ये किस डेट में दी है, हमने जाना 19 तारीख में दी है ये सैलरी, 19 तारीख में दी है, 19 अगस्त में ये सैलरी पे की आपने।
और उसके बाद लास्ट में एक बैंक चार्ज की एंट्री फिर से आ गई है, तो बैंक चार्ज की एंट्री बना देते हैं। तो ये कब है? ये 20 तारीख में है। तो 20 तारीख में आपको बैंक चार्ज की एंट्री क्रिएट करनी है। चलिए, बैंक चार्ज की एंट्री बना दीजिए। 20 तारीख में कितने रुपए से? फिर से वही 5 रुपये 90 पैसे, 5 रुपये 45 पैसे और 45 पैसे, तो 5 रुपये 90 पैसे से इस एंट्री को हम बना देंगे। चलिए बनाइए। 5 रुपये 90 पैसे से ये एंट्री बनाई और ये अपने आप ही सिलेक्ट होकर बैंक आ गया, बैंक चार्ज। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बहुत सारी एंट्री बहुत जल्दी बना दी। आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेना और हमारी वीडियो को आप देख लेना रिवाइंड करके, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपसे स्किप हो जाएं। समय अभाव के कारण हम आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सिखा देते हैं, तो आपके पास ये एडवांटेज है कि आप दोबारा से इन वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो खैर, इस क्लास में हमने ये सीखा। अब हम सीखने वाले हैं कि इस जो बैंक की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं, इन ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन क्या ये सही ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं? तो चलिए एक बार हम वहां जाकर देख लेते हैं जहां पर इन ट्रांजैक्शन को सही ढंग से हमें रिकॉर्ड करना था। तो चलिए अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली की तरफ और वहां जाकर के देखते हैं कि ये जो एंट्रियां हमने चढ़ाई हैं, जो बैंक स्टेटमेंट से अभी अभी हमने सारी एंट्रियां चढ़ाई हैं, वो एंट्रियां क्या हमने ठीक चढ़ाई हैं? क्या हमारा बैंक बैलेंस जो हमने अपनी किताबों में बैंक बैलेंस दिखाया है, क्या वो बैंक बैलेंस हमारी बैंक स्टेटमेंट के साथ में मैच कर रहा है? तो आइए इस बात को हम यहाँ जानते हैं। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर पहुँचेंगे। देखिए आपके सामने गेटवे ऑफ टैली है और इस गेटवे ऑफ टैली से हम लोग जाने वाले हैं डिस्प्ले में। आपको हम एक शॉर्टकट बता देते हैं, DAC मतलब डिस्प्ले अकाउंट बुक कैश बुक। तो मतलब हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले का D, उसके बाद अकाउंट बुक का A एंड देन उसके बाद में कैश बुक का C। तो इस तरह से DAC एक शॉर्टकट के माध्यम से हम लोग पहुंच जाएंगे अपने कैश बुक में, जहां पर हमें कैश का अकाउंट और बैंक का अकाउंट दोनों डिस्प्ले हो जाते हैं टैली के अंतर्गत। तो आप यहां से अपने बैंक में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका जो बैलेंस है, जो आपने एंट्रीज की हैं, उन एंट्रियों को करने के बाद में आपके बैंक का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 23,399 रुपीज़ 51 पैसा। और इधर जो मेरे पास में बैलेंस आ रहा है, इधर मेरे पास में बैलेंस आ रहा है, वो आ रहा है, देखिए 20 तारीख को 23,399 रुपीज़ 51 पैसा। मतलब जो बैलेंस यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, सेम बैलेंस वहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है। इस बात से हम क्या सीखते हैं? इस बात से हम ये सीखते हैं कि हमने जो एंट्रियां बनाई हैं वो बैंक की पासबुक से ही बनाई हैं। जो वहाँ पर डेबिट हो रहा था वो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, और जो वहाँ पर क्रेडिट हो रहा था वो हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस बराबर आना था। ये कब अलग अलग हो सकती है? ये उस परिस्थिति में अलग अलग हो जाते हैं जब मैं अपनी ट्रांजैक्शंस को बैंक की स्टेटमेंट से रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता और हम दोनों अलग अलग अपने अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं। बैंक अपने अकाउंट्स अलग मेंटेन कर रहा होता है और मैं अपने अकाउंट्स अलग मेंटेन कर रहा होता हूँ। किसी डेट पर जाकर के जब हम लोग मिलते हैं तो वहाँ जाकर के हम लोग चेक करते हैं कि जो एंट्री मैंने बनाई और जो एंट्री मेरे बैंक ने बनाई, क्या वो दोनों समान हैं। अगर वो समान हैं तो ठीक, अगर वो समान नहीं है तो वो उनमें समानता कैसे आएगी। इसी समानता को लाने के लिए जो प्रक्रिया तैयार की जाती है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। अब अगर आप बैंक स्टेटमेंट से एंट्री चढ़ा रहे हैं तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। हाँ, उस कंडीशन में आपको बैंक रिकंसिलिएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी जब आप बैंक से
बैंक की स्टेटमेंट से ट्रांजैक्शन को ना चढ़ा रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो खैर, आजकल तो बैंक स्टेटमेंट आपके एक्सेस पर होती है, आप जब चाहो बैंक से स्टेटमेंट ले सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग का ज़माना है तो आपको बैंक स्टेटमेंट आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए बैंक रिकन्सिलिएशन का अब इतना बड़ा योगदान नहीं रह गया है। पहले ज़माने में हुआ करते थे बैंक रिकन्सिलिएशन, लेकिन आजकल बैंक रिकन्सिलिएशन को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। बैंक रिकन्सिलिएशन, हमने आपको बताना था कि बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है। बैंक रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है अपनी किताबों का बैंक की किताबों के साथ में मिलान करना, अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस के साथ में मिलान करना। तो जैसा हमने अभी अभी देखा था, 23,399 रुपीज़ 51 पैसा जितना मेरे बुक्स में बैलेंस था, ठीक उतना ही बैलेंस मेरे बैंक स्टेटमेंट में भी था। तो ये दोनों के दोनों एक जगह जाकर के, एक पॉइंट पर जाकर के मैच कर गए। तो इसी मैच करने की प्रक्रिया को हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में भी हमने जाना, बैंक की ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये भी हमने जान लिया, बैंक में कैसे ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाए जाते हैं ये भी हमने जान लिया, बैंक को टैली के अंतर्गत कैसे डिस्प्ले किया जाता है, DAC कैसे डिस्प्ले किया जाता है, तो वो भी हमने जान लिया। तो हमने ढेर सारी बातें अपनी इन क्लासेस में जान ली और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सभी जो भी ट्रेनिंग हमने आपको दी है इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरी बताई गई कोई भी चीज़ आपके ज़्यादा काम नहीं आनी है। तो आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े अगर आप टैली करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सड़क पर बैठा हुआ एक मैकेनिक होता है। वो सिर्फ मैकेनिक होता है, वो सड़क पर बैठ करके स्कूटर या साइकिल बना रहा होता है, लेकिन एक इंजीनियर जो होता है वो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल पढ़े हुए होता है। तो आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल पढ़ना है, ना कि सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ना है और ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। तो ये जो हमारी क्लासेस हैं आपके साथ, ये एक कॉम्बो है। किस चीज़ का कॉम्बो? आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का, आपकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ। तो हमने आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं ये कंसेप्ट, ये जो आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, इस कोर्स में हम आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों के दोनों प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, कंटिन्यू हमारी क्लासेस वॉच करते रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो उन कोर्सेज को भी ज्वाइन करके उनसे मिलने वाली नॉलेज का फ़ायदा उठाएं। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक यू।